हेलो ऑल। सो आज के लेक्चर में हमें देखना था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैटलैब और कुछ बेसिक मैथमेटिकल और एडिशन ऑपरेशन मैट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग मैटलैब। तो कुछ सिंटेक्स है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल से पहले मैट्रिक्स इनपुट करता हूँ, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बारे में बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे पॉसिबल है बाय यूजिंग मैटलैब। तो ये आपका जो हमने पीडीएफ शेयर करा था उसका थर्ड यूनिट प्रोसेस में है। थर्ड यूनिट का डिस्कशन चल रहा है। ओके, सो लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3। कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले सकते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मान लीजिए आपके पास बी मैट्रिक्स है और ये है 1 2 3 1 2 3। Okay, so this is two matrices A and B. Now if you want to define a new matrix named by C, and according to you C should be equal to A plus B. Okay, so now let's see what happened here. यहाँ पर error क्या आ रहा है? Unidentified function और variable A। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैटलैब होता है वो केस सेंसिटिव होता है। आपने जो ए मैट्रिक्स यहाँ पर सेव करा है वो स्मॉल ए में सेव करा है और आप जो कॉल कर रहे हैं वो कैपिटल ए को कॉल कर रहे हैं। तो मैटलैब के पास कैपिटल ए का इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दिस एरर कि ये जो है अनआइडेंटिफाइड फंक्शन वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखिए सजेशन में भी आ रहा है कि आप क्या ये चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं। तो यस, वी वांट टू टाइप दिस लाइन ओनली। हिट एंटर बटन। नाउ यू विल सी द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो मैट्रिक्स दो वेक्टर का एडिशन का मतलब क्या होता है, उसके हर एलिमेंट का एडिशन होता है। और वेक्टर में आपने पढ़ा होगा वेक्टर और मैट्रिक्स में कि अगर दो वेक्टर और मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो डायमेंशन का मतलब क्या है कि जैसे मैट्रिक्स को का साइज आप कैसे डिफाइन करते हो, n क्रॉस m से, जहाँ पर n नंबर ऑफ रो होता है और m नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे ए, यहाँ पर ए का साइज अगर मैं आपको बता पाओगे स्मॉल ए का साइज 3x3 है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में ऐड करना है तो ऑब्वियसली उसका साइज भी 3x3 का होना चाहिए, अदरवाइज मैट्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन का भी रूल मैंने बताया था कि इनर डायमेंशन सेम होने चाहिए दो मैट्रिक्स से, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। ये सारी बेसिक चीजें जो आप ऑलरेडी मैथ्स में देखे होंगे, पढ़े होंगे। सो अब हमें देखना है कि इस ए और बी में जिसमें हमने एडिशन करा, सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अब हमें देखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। सो अगेन डिफाइन मैट्रिक्स सी से ही हम डिफाइन कर देते हैं, इक्वल टू ए क्रॉस, अगेन आई एम राइटिंग ओके। सो ये जो आंसर आ रहा है ये वेक्टर कैलकुलेशन का, वेक्टर एक तरीके से मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो है ये, जो आपका मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है, जिसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब आप जानते हो कि यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ना हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो आप सिंपल जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला मार्क है उसके आगे एक डॉट लगा देते हैं। तो अब जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है। ओके, सो एरर इसलिए आ रहा है कि मैं डॉट जो है वो गलत जगह यूज कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा है। देखिए, तो आप जब इस स्टार के पहले एक डॉट लगा देते हैं तो मैटलैब समझता है कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि हर एलिमेंट का, जैसे ये 1 1 एलिमेंट है तो दूसरा वाला जो आपका मैट्रिक्स है उसके 1 1 एलिमेंट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इस वाले 2 का इस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, इस 2 का इस 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है।
ओके, सो ये तो था सिंपल जो मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हमें देखना है कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है। तो याद रखिएगा, अगर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो ये आपने मैट्रिक्स इनपुट करा है ए, इसका आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ इसमें कमांड देते हैं मैटलैब पे, तो आपको फिर से ये वेक्टर कैलकुलेशन होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा ए मैट्रिक्स का ई मैट्रिक्स के साथ। बट इफ यू वांट टू स्क्वायर ईच एलिमेंट, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको अगेन यहाँ पे डॉट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी है, अगर आप उसको स्केलर में चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल जो ऑपरेटर है उसके पहले आपको डॉट यूज करना है। सो अगर मैं आपको बताऊं, so I want to square each element of this A matrix, so I should use dot, again this power term and 2। अब यहाँ पर देखिए ईच एलिमेंट का स्क्वायर हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें थी। अब हमें कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है मान लीजिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो आई होप आपको जो ऑपरेटर है उस वेक्टर ऑपरेशन और स्केलर ऑपरेशन को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं कि आपके पास कोई n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और उसको आपको सॉल्व करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3, 5x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2, और एक और इक्वेशन ऐसे कोई जनरल बना लेते हैं, 6x प्लस y, नॉट y, 3y प्लस 5z इक्वल टू 3। हमारे पास ये 3 सेट ऑफ इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैटलैब। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़े होंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बाय यूजिंग मैटलैब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है लिखने में, तब भी आप समझ जाएंगे, बहुत आसान होता है। तो आप इसको सिंपल मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखना है आपको, ax इक्वल टू बी। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, जहां पर एक मैट्रिक्स आपकी ए बनेगी, एक एक्स बनेगा और राइट साइड में बी बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ए मैट्रिक्स आता है उसमें सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स होगा, अगर लिखूं 1 2 1, let's say we want to solve this linear equation, set of linear equation. So we want to solve this set of linear equation by using MATLAB. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ जैसे सॉल्व करने के लिए मुझे पहले इस सेट ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा लिखना होगा, ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर जो ए मैट्रिक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जो ये जितने कोफिशिएंट है हमारे वेरिएबल्स के, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक है। और
एक्स जो है ये आपका जो अननोन्स है यहाँ पे एक्स वाई जेड उसको कंसिस्ट करेगा, और बी जो है ये राइट हैंड साइड में जो 3 क्वांटिटी है उसको कंसिस्ट करेगा। तो फाइनली हमको एक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं हम इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे बाय यूजिंग मैटलैब। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ही लिखता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट 1 2 3, सेकेंड वाले के कोफिशिएंट 4 5 6 और 6 जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट 0 सॉरी 7 8 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स ही आ गया। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स ए बनकर आ गया। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस मैट्रिक्स बी। ठीक है, और एक्स तो हमारा अननोन ही है, तो पहले हम बी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो बी इज इक्वल टू, बी आपका देखिए एक तरीके से कॉलम वेक्टर है, एक ही एलिमेंट है हर रो में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। और आप अगर इसको आगे बस ये लगा देते हैं सेमीकोलन, जिससे कि हमें डिस्प्ले पे यहाँ पर शो होना हो। अब हम चाहते हैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो मैट्रिक्स में आप इतना पढ़े होंगे कि यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकाल ली है तो आप सिंपली बाय यूजिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए वाला ये जो मैट्रिक्स है ये इधर अगर जाता है राइट साइड में तो इसका इनवर्स हो जाएगा। इट मींस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें लिखना है इन मैटलैब। हम डिफाइन करते हैं कोई एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, और शुड बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ, इनवर्स फंक्शन को कुछ ऐसे लिखते हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ के, और इनवर्स लेने के बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा तो डॉट को यूज करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बी जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे आपको यहाँ पर जो एक्स है, जो एक तरीके से जो अननोन है उनका वैल्यू आपको मिल जाएगा। जहाँ पर जो पहला टर्म है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा टर्म वाई को, और तीसरा टर्म जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैटलैब पे बाय यूजिंग मैटलैब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, सिंपल आई एन बी इनवर्स के लिए कमांड है, उससे आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए आप सिंपल डीईटी डिटर्मिनेंट लिखकर आप कैलकुलेट कर सकते हो डिटर्मिनेंट। तो जैसे मान लो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ई मैट्रिक्स हमने ऊपर लिख रखा है, तो आप सिंपल यहाँ पे डीईटी लिखिए ब्रैकेट में ई, तो आपको ई का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से और भी कमांड्स हैं, बहुत सिंपल कमांड्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक जो था हम बेसिक चीज़ें जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं मैटलैब पे वो देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि जो प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है वो कैसे स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग मैटलैब। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्क्रिप्ट क्या होता है, फाइल क्या होता है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे प्रोग्रामिंग के डिटेल। तो जैसे मान लीजिए अभी तक हम जितने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरीके से कहीं इन रियल टाइम ऑपरेशंस हैं। रियल टाइम ऑपरेशंस मीन्स आप इसको कहीं सेव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है आप डायरेक्टली यहाँ पर कमांड लिखते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं कोई अगर कुछ स्क्रिप्ट आप जैसे जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी आप एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं मैटलैब को बाय यूजिंग सर्टेन कोड, उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये विंडो में देख सकते हो ये जो एडिटर वाला पोर्शन है यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को लिखते हैं, और ये नीचे जो है कमांड विंडो है। तो डायरेक्टली कमांड विंडो पे अगर हम कुछ कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी जैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो एक तरीके से रियल टाइम कैलकुलेशन होता है। ये अगर फ्यूचर में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल नहीं होगा। बट आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन आप ऐसा कर रहे हैं जो आप बार बार उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर एडिटर में लिखना होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं जिसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं।
सेटअप जो एडिटर में आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हो वो स्क्रिप्ट कहलाती है। इस तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्क्रिप्ट कहते हैं। और जब आप इसको सेव करते हो तो ये डॉट एम फाइल में जो है यहाँ पर एडिटर में जो इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है, और प्लस आपको लोकेशन बताना होता है कि कहाँ पर सेव करना है। ओके, तो एम फाइल, स्क्रिप्ट फाइल, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो स्क्रिप्ट फाइल इज जस्ट एन एक्सटर्नल फाइल दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ मैटलैब स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन, जिससे कि आप बाद में अगर वही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो उस फाइल को कॉल करके आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। सो अब ये जो एम फाइल है, ये स्क्रिप्ट जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हो, तो सिंपली ये मैटलैब के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं जो कि किसी इनपुट को एक्सेप्ट करके कोई पर्टिकुलर आउटपुट आपको देंगे। ओके, तो अब हमें देखना है कि जो हमने डिस्कशन अभी करा स्क्रिप्ट फाइल एम फाइल का, इसको बेसिकली यूज कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर में इंस्ट्रक्शन को यूज करना चाहते हैं दोबारा विदाउट सारे इंस्ट्रक्शन को रीटाइप करें, तो आप इन सारी चीज़ों को एडिटर में लिखते हैं और जब उस फाइल को सेव करते हैं तो डॉट एम फाइल के टर्म्स में वो चीज़ें सेव होती हैं। तो अभी जैसे हमने ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करा यहाँ पे, जो हमने सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करा, हम चाहते हैं कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा था वो सेव हो जाए, और आगे अगर हम मान लो सेम आंसर अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमें दोबारा वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर ए मैट्रिक्स को यहाँ पर एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया, कोई नया मैट्रिक्स लिया, और राइट हैंड साइड को बी मैट्रिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्स जो वेरिएबल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक मैंने नया टर्म यूज किया, दैट इज a स्लैश b, which can be used as inverse operator. so जो यहाँ पर a बैक स्लैश b मैंने यूज करा है, ये सेम ऑपरेटर है जो मैंने यहाँ पर इनवर्स यूज करा था फॉर फाइंडिंग आउट x। आप इनवर्स के जगह पर ये बैक स्लैश ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से जो मैटलैब के जो अंदर जो ऑपरेशन होता है वो गॉसियन जो सोल्यूशन मेथड होता है आपके मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, उस पे बेस्ड ये ऑपरेटर है। तो दोनों का वर्क एक ही है। तो मैंने यहाँ पर चूंकि इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन हियर, तो मैंने बैक स्लैश यूज करा है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखकर मैंने इसको यहाँ पर जो सेव वाला ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसको सेव कर दिया, जो कि अनटाइटल्ड 2 नाम से सेव है। मैंने कुछ लिखा नहीं इसमें, बाय डिफॉल्ट ही अनटाइटल्ड 2 दे दिया। ओके, अब देखिए ये जहाँ पर सेव होगा यहाँ पर अनटाइटल्ड 2 मुझे दिख रहा है, और यही फोल्डर यहाँ पे ओपन भी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन पर हिट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब आगे मान लो आप मैटलैब को क्विट कर देते हो, स्टार्ट करते हो, फिर से इस फोल्डर में जाके जैसे इस एम फाइल पे क्लिक करोगे, सारा जो भी आप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखे हो आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो एक तरीके से जो स्क्रिप्ट होता है ये सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है, और अगर आप इसको प्रोग्रेसिव वे में यूज करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज करना चाहते हैं, फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, तो यू नीड टू राइट ऑल दिस इंस्ट्रक्शन इन दिस एडिटर, and you can save this file as .m file, and whenever you turn on your MATLAB software, you just need to on this particular file और just double click it। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि ओपन है ये, तो कुछ आपको नया कुछ में चेंज नहीं दिख रहा है। अगर नहीं ओपन होता तो ये बाय डिफॉल्ट खुल जाता। ओके, तो इन दिस वे वी यूज दिस डॉट एम फाइल। अब आगे हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इतना था। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।